देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में हम बात ऐसे फंड्स की करेंगे जिस पर ज्यादा चर्चा तो नहीं होती, पर होते हैं बम्पर रिटर्न की गारंटी। ऐसे फंड्स जिनमें निवेश करके हो सकते हैं आप मालामाल। साथ ही शो में चर्चा करेंगे कि जीएसटी से आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स को होगा लॉन्ग टर्म फायदा। और इन्हीं सब पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। A very warm welcome to you, फिरोज। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ स्वाति। I hope you're good too. Absolutely all right, fine. In fact, फिरोज, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश की हम बात करते हैं, निवेशकों को बताते हैं कि कैसे कैसे फंड्स में निवेश करना चाहिए। पर शायद हर एक निवेशक का जो मूड होता है फंड्स में इन्वेस्ट करने का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी निवेशक होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर फंड्स में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम आपसे इनफैक्ट डिस्कस करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फंड्स हैं जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती फिर भी बम्पर रिटर्न की वो गारंटी होते हैं। आखिरकार किसी फंड में निवेश करने के पीछे एक जो पर्टिकुलर निवेशक होता है उसके प्रिंसिपल्स या फिर उनके गोल्स क्या होते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स बहुत सारे फंड्स हैं, फंड की कैटेगरीज हैं, तो निवेशक अपने गोल्स को मीट करने के लिए फंड का जरिया जरूर अपनाते हैं। बट इस दौरान जो बहुत सारे हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें काफ़ी सारी अच्छी कैटेगरीज पे तवज्जो नहीं जाता है काफ़ी सारे निवेशक का, और वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते बट एक निवेशक के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो उस कैटेगरीज पे मेरे हिसाब से एक 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनमें इतने ज़्यादा लोगों के निवेश नहीं हुए हैं बट उनमें प्रॉफिट ज़्यादा आए हैं और उनमें इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्रॉफिट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे 4 कैटेगरीज हैं, हाईलाइट कर सकता हूं। इनफैक्ट आपके पास काफी निवेशक आते होंगे फिरोज, इसलिए समझना चाहेंगे कि आखिरकार कुछ फियर्स क्या होते हैं इन्वेस्टर्स के कुछ ऐसे ही पर्टिकुलर फंड्स में निवेश करने के पीछे। देखिए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं। इक्विटी कैटेगरी वाले फंड्स की जो रिस्क होती है, डाउनसाइड रिस्क होती है, जिसमें आपको ब्याज का नुकसान हो जाए और इंटरेस्ट ही ना मिले, 2 साल तक कोई रिटर्न ना मिले और आपको प्रिंसिपल का भी नुकसान होने की संभावना होती है इक्विटी फंड्स में। तो वैसी कैटेगरी का अगर कोई नॉन पॉपुलर स्कीम लिया जाए तो उसमें भी रिस्क सिमिलर रहती हैं बट थोड़ी ज्यादा रिस्क होने की संभावना होती है इक्विटी कैटेगरी ऑफ बीट फंड्स लेने की। All right, तो इनफैक्ट नाउ कमिंग टू डिफरेंट कैटेगरी जिस पर हम चर्चा करते हैं, जैसे लार्ज कैप इंफ्रा फंड में कितने लोग निवेश करना पसंद करते हैं? क्या रीजन है ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है? क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो लगता है लोगों को कि ऐसे फंड में निवेश नहीं करना चाहिए एंड दे रादर चूज सम डिफरेंट फंड? देखिए, क्या होता है कि एक आम निवेशक ये फंड्स को चूज करने में ज़्यादा वो अपनी रैंकिंग्स देखता है और जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी फंड्स की चर्चा होती है वो फंड्स खरीदते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अपने आप को थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, वो ऐसे फंड्स में निवेश करते हैं। अगर आपने ये जैसे आपने लार्ज कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की, इसमें सिर्फ 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं पूरी इंडिया के निवेशकों के, बट यही लार्ज कैप कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़, 18 टाइम्स ज्यादा लार्ज कैप कन्वेंशनल फंड्स में ज्यादा है और 10,000 करोड़ सिर्फ इसमें है। तो काफी कम निवेशक होते हैं बिकॉज इनको समझने के लिए, इनको परखने के लिए, इनको चूज करने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और हमारी कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है। जैसे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी फाइनेंशियल लिटरेसी में, आई एम श्योर दीज फंड्स विल बी फार मोर relevant and popular. And more importantly, फिरोज, जैसा हमने देखा इंफ्रा सेक्टर में खासतौर पर जो मोदी सरकार है उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, तो आपको लगता है इस फोकस के चलते, इस अटेंशन के चलते आने वाले टाइम में ऐसे फंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक बहुत बड़ी थीम होती है। बहुत सारे सेक्टर्स उसमें एनकम्पास होते हैं, टेलीकॉम, रेलवेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब सेक्टर्स मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक थीम बनाते हैं। और मेरे हिसाब से एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल नेचर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जैसे आपने कहा, जैसे मोदी सरकार की काफी सारी एम्फेसिस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, तो इस कैटेगरी में काफी रिटर्न
रिटर्न बनने की संभावना है, बट आमतौर ये होता है कि निवेशक रिटर्न आने के बाद इसके प्रति थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनमें उनको ज्यादा फायदा होगा। जो लेट रिएक्ट करेंगे वो दे विल मिस द बस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, टू माय माइंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ बेटर कैटेगरी. लार्ज कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ वेरी गुड कैटेगरी एंड शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो. उसमें दो स्कीम्स मैं रेकमेंड करता हूं निवेशक मतलब व्यूअर्स को. इंडिया बिल्ड आउट, फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ड आउट फंड एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड थीम फंड रहेगा, और कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड, ये दो फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो एक थीमेटिक स्कीम आएगी, और उनमें रिटर्न्स अगर लास्ट 3 इयर्स की देखें तो 7-8% एक्स्ट्रा रिटर्न्स इस स्कीम में आई हैं 3 इयर्स में, ईयर ऑन ईयर, जो काफी अच्छी एक्स्ट्रा रिटर्न मानी जाएगी. इनफैक्ट जो आपने डिस्कस किया है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, जिसमें पिछले 3 साल का जो रिटर्न है 31.08% का इस रिटर्न दिया है. दूसरा जो फंड आपने बताया टॉप इंफ्रा फंड्स में, दैट इज कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म फंड, जिसमें 27.38% का रिटर्न डेफिनेटली देखने को मिला है, जो हर एक के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, जैसा कि फिरोज बता रहे हैं. बट डू यू रेकमेंड दिस टू न्यू इन्वेस्टर जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपने कहा क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, लोग शायद घबराते हैं इस फंड्स में निवेश करने के लिए, तो जो एक नया निवेशक है क्या उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स इंक्लूड करने चाहिए टू स्टार्ट विद? देखिए, आज की कंटेम्प्रेरी देखो, मार्केट्स आर अ वेरी डायनामिक, इन्वेस्टिंग एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड है. तो मेरे हिसाब से एक नया निवेशक या पुराना निवेशक अगर उनकी टाइम फ्रेम्स 2 से 3 या 4 साल की हों तो ये फंड्स डेफिनेटली उनकी रिस्क एपेटाइट को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे. मार्जिनल थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा, मार्जिनली ज्यादा रिस्क, बट आई थिंक नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. तो ये तो मतलब न्यू इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दिस फंड. स्वाति. ऑल राइट, तो लार्ज कैप इंफ्रा फंड्स के बारे में हमने जाना है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं. कुछ फंड्स जो रेकमेंड किए हैं आप इस पर विचार कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इसे ऐड करने की सोच सकते हैं. और आपके रेफरेंस के लिए जो पिछले 3 साल का रिटर्न है दोनों फंड्स का हमने आपको डिटेल में बताया है. अब आपके डिस्क्रिप्शन पे बेस है कि आप ऐसे फंड्स में निवेश करें और अपने लिए बम्पर रिटर्न हासिल करें. इनफैक्ट नाउ कमिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, जो सेकेंड कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड. ऐसे फंड्स में जो निवेशक है वो निवेश करने से पहले क्या सोचता है, क्या उसकी एप्रीहेंशंस रहती है, कितना पॉपुलर है, या और एक जो पोर्टफोलियो में अगर निवेश करना है किसी को, कितना हिस्सा इसका होना चाहिए? देखिए, डेट कैटेगरी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स इतने पॉपुलर नहीं हैं. एक्चुअली उसमें सिर्फ अगर आप डेट कैटेगरी को शॉर्ट टर्म फंड्स जो बहुत पॉपुलर हैं उनसे अगर मुकाबले में आपने कंपेयर किया तो 2 लाख करोड़ की एसेट्स हैं शॉर्ट टर्म फंड्स में, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फंड्स में सिर्फ, जिसको गिल्ट फंड भी कहते हैं, गिल्ट फंड्स में सिर्फ 20,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली एसेट्स हैं. तो 1/10 आर द एसेट्स इन दिस कैटेगरी. सो इट इज नॉट अ पॉपुलर कैटेगरी. बट इसमें देखा गया है कि क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं तो उसमें रिस्क, क्रेडिट रिस्क जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होता है एक डेट फंड के लिए, वो काफी मिनिमल होता है, क्योंकि पैसा जो लेंड होता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेंड होता है ज्यादातर. तो क्रेडिट रिस्क कम होती है. और इसमें देखा गया है कि 3 साल की रिटर्न में शॉर्ट टर्म फंड्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की ज्यादा रिटर्न देखने को मिली है. फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म फंड्स के मुकाबले इसमें 1.5 से 2% ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है. और गिरते ब्याज दरों के चलते आई थिंक डेट पोर्टफोलियो में थोड़ी ज्यादा ध्यान बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी रिटर्न्स थोड़ी ऑप्टिमल हो और आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए. सो G-Secs अगेन आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस पोर्टफोलियो. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ कितना हिस्सा एक आदमी को अपना गिल्ड फंड में डालना चाहिए, 10% ऑफ वंस पोर्टफोलियो कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ गिल्ड फंड. और कैसे निवेशक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में निवेश करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि जो लार्ज कैप इंफ्रा फंड है वो बी इट अ न्यू इन्वेस्टर और एन ओल्ड इन्वेस्टर जो कि काफ़ी मैच्योर हो गया है, जिसको पता है कि हाँ म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं, क्या डज इट सेम गोज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड ऑल्सो, कि उसमें भी एक नया निवेशक भी और एक जो एक्सपीरियंस निवेशक है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, इसमें आम निवेशक, न्यू निवेशक डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि नए टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको अगर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स चाहिए तो डेट फंड्स में आपको 3 साल होल्ड करना ही पड़ता है. अगर आपने कोई गिल्ट फंड को 3 साल होल्ड किया
और आपने ये भी देखा कि उसकी कॉस्ट्स, मैनेजमेंट फी कम हो, तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, क्रेडिट रिस्क कम है, थोड़ी इंटरेस्ट रेट की रिस्क होती है, बट अगर 3 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो इसमें शॉर्ट टर्म फंड से 1 से 1.5-2% ज्यादा मिलने की संभावना है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नया इन्वेस्टर या पुराना इन्वेस्टर दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स के हिसाब से 3 इयर्स इज अ मिनिमम टाइम फ्रेम यू विल हैव टू इन्वेस्ट एनीवे। शायद जो ज्यादा रिस्क टेकर्स नहीं है उनके लिए ये पॉपुलर फंड हो सकता है। डेफिनेटली आई थिंक, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाता है, जिसमें ये रिस्क नहीं रहता है कि जो कंपनी जिसमें पैसे लगाए हुए हैं वो डूब जाए और उसकी सॉल्वेंसी पे क्वेश्चन हो, तो इसीलिए इसका क्रेडिट रिस्क जो महत्वपूर्ण रिस्क है वो कम है। तो एक रिस्क एवर्स निवेशक इसमें इसका जरूर फायदा उठा सकता है और हायर रिटर्न कमा सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड के अंदर कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे जिनका जो पिछले 3 साल का रिटर्न है उसके हिसाब से जो निवेशक है उसमें निवेश करने की सोच सकते हैं? फिरोज, SBI मैग्नम लॉन्ग टर्म गिल्ट और ICICI लॉन्ग टर्म गिल्ट, ICICI प्रू लॉन्ग टर्म गिल्ट और HDFC का लॉन्ग टर्म गिल्ट, ये 3 अच्छे गिल्ट फंड्स हैं जिनके फंड मैनेजर ने अच्छा प्रदर्शन दिया है और फ्यूचर में भी अच्छा प्रदर्शन देने की संभावना अच्छी खासी है। और जिन फंड्स की बात की है दर्शकों के लिए पिछले 3 साल के रिटर्न भी मेंशन हम कर रहे हैं, जैसे SBI मैग्नम गिल्ट फंड की बात की है 30.65% का 3 साल का पिछले साल का रिटर्न देखा गया। ICICI प्रू गिल्ट फंड में 12.31%, तो HDFC गिल्ट लॉन्ग टर्म फंड में 12.32% का जो रिटर्न पिछले 3 साल में देखा गया है। तो ये टॉप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है जिसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं और इसमें इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर एक अच्छा खासा जो रिटर्न वो हासिल कर सकते हैं। वो आपके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है कि आप ऐसे फंड्स में कैसे निवेश करना चाहेंगे। तो क्योंकि हम ऐसे फंड्स की बात करें जहां पर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, निवेश करने में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लार्ज कैप इंफ्रा फंड की हमने बात की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड की हमने बात की है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी फिरोज, मंथली इनकम फंड। MIP जो ये स्कीम्स होती हैं इसमें क्या ऐसी बात है जो लोग ज़्यादा इसमें निवेश करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने से पहले शायद कई बार सोचते हैं और इसको लास्ट रखते हैं अपने प्रायोरिटी में। देखिए क्या होता है, जैसे आपने सही कहा स्वाति, MIPs इतने पॉपुलर आज के समय में नहीं है, बट 5-6 साल पहले ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी हुआ करते थे। जब भी ब्याज दरें कम होती हैं तब डेट के लिए दूसरा जरिया एक निवेशक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कम होती दिख रही हैं तो एक MIP कैटेगरी वापस फ्लेवर में आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। और जैसे डेट की रिटर्न 7% 6% हो जाती हैं, जैसे डिपॉजिट रेट्स कम होती हैं तो निवेशक डेफिनेटली उसकी लोअर रिटर्न से हैम्पर होता है। तो MIP कैटेगरी कुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट टू दिस प्रॉब्लम व्हिच विल कम नॉकिंग ऑन मोस्ट पीपल्स डोर इन द नेक्स्ट ईयर 6 months. So monthly income plan generally has थोड़ा सा एक्विटी का कंपोनेंट जो होता है, 15-20% एक्विटी में पैसा डलता है, 80% डेट में पैसा डलता है। तो इसकी जो रिटर्न्स हैं इसकी भी 1.52% ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना होती है। डबल डिजिट डेट रिटर्न्स, डेट कैटेगरी में डबल डिजिट रिटर्न आने की भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो 15% एक्विटी की वजह से एक किकर मिल जाता है। ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा जरिया है, एक्विटी में पार्टिसिपेट भी कर लें और अपने कैपिटल को जोखिम में ना डालें। तो इसका मतलब यही समझे जो नया इन्वेस्टर है क्योंकि वो शायद थोड़ा शुरुआत में चाहेगा कि ज़्यादा रिस्क ना ले, उसके लिए ये फंड भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे बनाना ही चाहिए। एब्सोल्युटली स्वाति, जैसे आपने कहा, नए निवेशक को जिसको ये एक्सपीरियंस और तजुर्बा ना हो, जो मार्केट की उतार चढ़ाव को सहन ना कर पाए, उसके लिए MIP एक बहुत अच्छा स्टार्ट पॉइंट होगा। और जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करें, फिर वो ग्रेजुएट करें, तो MIP एक अच्छा जरिया है फॉर अ इन्वेस्टर टू स्टार्ट। और कितने टाइम का होराइजन रखना चाहिए एक निवेशक को टू इन्वेस्ट इन दिस कैटेगरी MIP? MIP कैटेगरी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से इवन 1.5 years इज अ गुड टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट इन अ मंथली इनकम प्लान। बट टैक्स एफिशिएंसी के लिए एक निवेशक को 3 साल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल रहने पे ही आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता है वो 3 साल के नीचे नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से 1.5-2 years काफ़ी होते हैं कि मंथली इनकम प्लान की रिटर्न्स को रियलाइज करने के लिए, बट टैक्स एफिशिएंसी के लिए 3 years अनफॉर्चुनेटली इज द टाइम स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन पीपल्स हेड।
ऑलराइट और कुछ MIP फंड जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न पिछले 3 साल में दे चुके हैं, वो अगर हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करें सो दैट दे कैन थिंक ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन सच फंड्स। ICICI Pru MIP 25 एंड रिलायंस MIP, ये दो बहुत अच्छी MIP स्कीम्स हैं आउट ऑफ द 20 अवेलेबल स्कीम्स। ऑलराइट और हम दिखा भी रहे हैं कि जो फंड्स रेकमेंड किए हैं फिरोज ने ICICI Pru MIP 25 30.65% का पिछले 3 साल का रिटर्न इसमें देखा गया है। वहीं रिलायंस MIP जो है उसमें 12.39% का पिछले 3 साल का रिटर्न देखा गया है। ये हमने बात की है मंथली इनकम फंड प्लान की, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो नया निवेशक हो या पुराना निवेशक हो। अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स को डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। एक और कैटेगरी जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे वो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। कई हमने सवाल लिए हैं फिरोज दर्शकों के, जहां पर उनका एक लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो होता है, कई सारे प्लान्स होते हैं, कई सारे फंड्स होते हैं, 10-12 इनफैक्ट कई बार वो एक ही बास्केट में फंड्स डाल देते हैं, लेकिन उसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की जो तादाद होती है वो बहुत कम होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एक बहुत अच्छा टेम्पररी पार्किंग का जरिया है। ये शायद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यूज ना आए, बट काफी बार आपके अकाउंट्स में जो लिक्विडिटी पड़ी रहती है, जो लैंग्विश होता रहता है बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लाख रुपए, जो आपके अकाउंट में हमेशा बैलेंस रहती है, उस बैलेंस को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हैं और लिक्विडिटी को मैनेज करने का ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट टूल है। उसके लिए आजकल लोग लिक्विड फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, बट लिक्विड फंड से 1% ज्यादा रिटर्न, ऑलमोस्ट 0.25% ज्यादा रिटर्न आने की संभावना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में है। ये इसीलिए पॉपुलर नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक नाम निवेशक के बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में नहीं आता है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जब पूरा कैश बैंक अकाउंटों में डिपॉजिट हो चुका है और आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है, बट आपको 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए भी अगर निवेश करना हो, 2 महीने के लिए निवेश करना हो, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया होगा, स्पेशली जब कि पूरी बैंकिंग का जो कैश सिस्टम में आ चुका है और वो हम देखते हैं कि बैंक बैलेंसेस बढ़ गए हैं। वो बैंक बैलेंसेस आपको इस्तेमाल करने से अगर 1 महीने की और अवधि है तो आप उसमें निवेश करके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लिक्विडिटी को बेहतर मैनेज करके और लिक्विडिटी से भी पैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, लिक्विडिटी पार्किंग, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इज वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स। तो किन लोगों को ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक यंग पीपल, हाउसवाइफ्स, उनको अगर इस फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कई लोग तो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म वो अपना एक कॉर्पस अच्छा खासा बिल्डअप करें। सो व्हाट डू यू रेकमेंड? स्वाति, आपने वेरी राइटली हाईलाइटेड दिस। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा काम आ सकता है हाउस वाइफ्स के लिए, नॉन वर्किंग पीपल के लिए जिनकी टैक्सेबल इनकम्स कम हो। तो ये अगर इस स्कीमों में ग्रोथ ऑप्शन चूज करें तो इनको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स काफ़ी अच्छी आ सकती हैं, क्योंकि उनकी टैक्सेबल स्लैब्स अभी तक यूज़ नहीं होती हैं और इनमें डिविडेंड ऑप्शन चूज करने के बदले अगर ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं तो उनको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट समझते नहीं है आज और उसमें वक्त भी ज़ाया नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट समझने के लिए, तो इट्स अ लीस्ट रिस्क इंस्ट्रूमेंट विथ लीस्ट लॉक इन, जिसमें 1 महीने का भी निवेश फायदेमंद होता है और जिनकी टैक्स ब्रैकेट्स कम हो, स्पेशली दोज पीपल हु आर नॉट वर्किंग क्लास, हाउसवाइफ्स और डिपेंडेंट्स ऑन समबडी एल्सेस अर्न इनकम, उनकी जो टैक्स स्लैब्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होती हैं, तो उनके लिए बहुत राइट कैटेगरी होगा, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया। फिरोज, कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? बिरला सन लाइफ का सेविंग्स फंड और ICICI Pru का सेविंग्स फंड, ये 2 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स अच्छे फंड्स रहेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट 6 months to 1 year पर्सपेक्टिव। और दोनों के पिछले 3 साल के रिटर्न क्लोज टू 9% रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना। इनफैक्ट हमने 4 कैटेगरीज की बात की: लार्ज कैप इंफ्रा फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, मंथली इनकम फंड और साथ ही बेस्ट MIP फंड की हमने चर्चा की है एंड बेस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जो कि लेस पॉपुलर जरूर है लेकिन बम्पर रिटर्न की गारंटी जरूर है।